पुश बटन होता है रेड कलर का, ऐसे हाथ ऐसे दबा दिया और जैसे वो दबाया तो तुरंत क्या आया, इंडक्शन आया। और ये इंडक्शन क्या करेगा, टार्क उल्टा लगाएगा कि उस कारण का विरोध करेगा जो हो रहा है। ये तो पढ़ते हैं ना फैराडे लॉ में। अब ये घूम रहा है ऐसे और वो जो टार्क आएगा वो क्या करेगा, उसको उल्टा घुमाएगा और इतना तेज टार्क लगता है कि सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर चलते ही पूरी की पूरी ट्रेन स्टॉप, एक भी आगे चलना नहीं, 2 सेंटीमीटर से आगे उसको जाना ही नहीं है। तो पब्लिक को उसने कुछ को तो बचा ही दिया। तो बाकी अब पीछे भाई ट्रेन है, अब अचानक रोक दोगे सीधा भी हो जाएगा, हाँ वो आगे की इफ़ेक्ट है, लेकिन उसने बचा दिया। तो बच्चों कौन सा 2 फ़ायदा है, मैग्नेटिक ब्रेक और मैग्नेटिक फर्नेस। उसमें कौन सी बात आती है, एडी करंट। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर में फ़ायदा नहीं है, यहाँ मत बोलो फ़ायदा है, यहाँ तो लॉस है। अब इस लॉस को कम कैसे करें उसको समझाते हैं जल्दी से। देखिए करना क्या, ध्यान सुनिए। अब आपके काम की बात हो चुकी है, लेकिन कुछ और हम समझा रहे हैं। देखो ये ब्लॉक जो हम लोगों ने लिया था, आयरन ब्लॉक, ये आयरन ब्लॉक है और इसमें इसका रेजिस्टेंस R दिया है। इसको बच्चों समझ जब आए, वो तो आपको लिखना है पूरा, ये समझना है, उसको तो जानना है, उससे जानते रहें, पूछे उसे तो जानते रहें। रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक जो है मैंने कैपिटल R किया। अब इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो कोर है, आयरन कोर, आयरन कोर डिवाइडेड इनटू n पार्ट, इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। अब इसी को, इस ब्लॉक को हम इंसुलेटेड लैमिनेटेड प्लेट, क्या बोला, इंसुलेटेड लैमिनेटेड प्लेट, मतलब एक दोनों सभी डिवाइड है, सभी कांटेक्ट में है, लेकिन इंसुलेटर बीच में लगे हुए हैं। अब इसको मैंने ऐसे कई टुकड़ों में बांट दिया, ये प्लेट को पतले 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 पार्ट में तोड़ दिया। अब ये ब्लॉक ऐसे हो गया, ये हो गया, ये n पार्ट में हो गया। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, अब बच्चों ब्लॉक का पूरा रेजिस्टेंस R है। अब रेजिस्टेंस ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/N, सही है। ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट आएगा R/N² आएगा। R/N पैरेलल में n बार जोड़ो तो R/N², ये तो एक रेजिस्टेंस हुआ। अब इसको n बार पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, R/N²। तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, रेजिस्टेंस घटा दिया। करंट तो नहीं घटा सकता लेकिन रेजिस्टेंस तो घटा सकता। एटम तो नहीं कम कर सकता लेकिन उसके तरीक़ों को तो बदल सकता हूँ। एटम तो उतना ही रहेगा, लेकिन मैंने उसके रेजिस्टेंस को कम कर लिया। अब बच्चों मैंने रेजिस्टेंस को जब कम कर लिया, अब I अगर मान लो टोटल करंट है, तो अमाउंट ऑफ हीट, अब जो हीट जनरेट होगा H' बराबर लिखोगे I² R इक्विवेलेंट इंटू T, क्यों बच्चों। अब H' बराबर I² RT अपान N², इसका मतलब जो हीट H' है वो H/N² हो गया।
तो जितना हीट पहले लॉस हो रहा उसका 1/n² कर दिया। हाँ, तो एडी करंट लॉस करने के लिए क्या, एडी करंट से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ब्लॉक डिवाइडेड इनटू मेनी लैमिनेटेड कोर, मेनी लैमिनेटेड प्लेट। आपको बताना पड़ेगा ब्लॉक को मैं कई प्लेट से मिला के बनाऊंगा। इसका मतलब हमें एक लोहे का ब्लॉक नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, बहुत सारे प्लेट का कॉम्बिनेशन लेना है। समझ आ रहा? तो आपको उसे क्या करना है, प्लेट लेना है कि नहीं, ब्लॉक लेना है कि प्लेट का कॉम्बिनेशन, प्लेट का कॉम्बिनेशन। बच्चों मान लो इफ़ नंबर ऑफ प्लेट, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ प्लेट मैंने ले लिया 10,000 प्लेट ले लिया, n बराबर 10,000, तो बताओ हीट लॉस कितना हो गया, नया हीट लॉस प्लेट लेने के बाद। तो H डैश बराबर H/10⁸, तो H डैश बराबर क्या हुआ, 10⁻⁻80H। तो बताओ ये हीट लॉस नेग्लिजिबल हो गया कि नहीं। तो जितना ज़्यादा प्लेट उतना हीट में बचत, उतना हीट लॉस कम होगा, उतना एनर्जी बचेगा, पावर बचेगा। कभी कभी सवाल पूछ लेता है, अगर प्लेट की संख्या बढ़ा दिया जाए, लैमिनेटेड कोर की संख्या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बोलो खुश होऊंगा और क्या होगा, बढ़ा दो। जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट लॉस कम होगा, इसलिए हमें प्लेट की संख्या ज़्यादा ही लेना चाहिए। अगर वो बोल दे कि प्लेट की संख्या डबल हो जाए, डबल कर दिया जाए, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, जितना पहले हो रहा उसका बाई 4 हो जाएगा। सही है ना, वजह से बाई 4 हो जाएगा। अब ये वाला कहानी समझ में आ रहा, आप इसे ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया है, किसी किताब में डेरिवेशन नहीं, ये हमारा डेरिवेशन है। उसको समझाऊं कैसे आपको कि पावर लॉस कैसे हुआ और कितना हुआ। और ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वाइवा में टीचर पूछते हैं कि तुम बताओ इसको लैमिनेटेड कोर क्यों बनाया, तो बच्चा क्या बताएगा, अब उसे बताना पड़ेगा कि एडी करंट से जो हीट लॉस हो रहा है उसको घटाने के लिए। बोला कैसे घट गया, तो बताओगे कि रेजिस्टेंस घट गया। बोला कि अगर प्लेट की संख्या डबल कर दिया जाए तो हीट लॉस 1/4 हो जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, तो आपको ये बात समझ में आया। तो कितने लॉस हो गए गिनो, अब गिन ही नहीं पा रहा है, 4 हो गए, 4 लॉस हो गए, 4 ही हुआ ना, और कितने होने चाहिए, हाँ इसलिए 5वां लिखो। अब अगला लिखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस, मेन क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है मैग्नेटिक में, हिस्टेरेसिस कर्व बहुत पूछता है। अब उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। कोई मैग्नेट बनेगा और फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म होगा। तो मैग्नेट बनना और फिर बिगड़ना, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस होती है, उसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर ही पढ़ाने आ रहा, आपने कोई ऐसा काम किया कि वो पढ़ाने के मूड से आए थे, मैग्नेटाइज थे, और डिस्टर्ब हो गए, डीमैग्नेटाइज हो गए। अब ये जान लीजिए कि आपको उन्हें जो पढ़ाना था वो तो नहीं पढ़ाएंगे, आपका लॉस हो चुका है। अब आपको वो चीज़ें कम बताएंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो छिपा लेंगे। आप जान लीजिए टीचर की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको आखिरी टाइम में बता रहा हूँ ये बात। इसलिए जहाँ भी रहना, टीचर आपका, टीचर और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। टीचर आपका ईश्वर होगा, अगर वो रूठ जाएगा तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, और अगर वो खुश होगा तो आपको अचानक सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कृपा होती है। वो जो चीज़ हमें दिख रहा है, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई ऐसा नहीं बोलते कि हम किसी को फोर्स करते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम लोग कितने मूर्ख हैं
कि जो हमें नहीं दिखता है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, मंदिर मंदिर भाग रहे हैं, हमें आज तक कोई देवी या ना कोई देवता दिखा, कहीं मिला तो नहीं, मेरे को मिलते नहीं हैं। मैं ढूंढता रहता हूँ, कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं हों। बोला जाता है कि समय थे, उस समय थे, वही समय क्यों नहीं है? होंगे, हमें नहीं बोलते कि नहीं होंगे, पर हमें तो नहीं दिख रहे हैं। हम उसको एहसास कर सकते हैं, मैं करता हूँ, शक्ति है, होगी, है ही है। लेकिन जो साक्षात है उसे क्यों इग्नोर कर रहा है? साक्षात आपके पेरेंट हैं, उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो? आपके ईश्वर तो वही हैं, उनकी क्यों नहीं पूजा की है? साक्षात आपके टीचर हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं की है? आप उनकी पूजा क्यों नहीं की? आपके बड़े भाई हैं, आपका सहायता करते हैं, आपकी बड़ी दीदी है, आपको आगे बढ़ा रही, आप उनके लिए क्यों रिस्पेक्ट नहीं किए? आप इनके लिए रिस्पेक्ट नहीं किए, और जो मेरे को दिखाई नहीं देता है उनके लिए माला कंठी लेके टहल रहे हैं रोड पर, हैं? ये कितना पागलपन है। इसलिए लोगों का भला नहीं हो पा रहा। आपको जो दिख रहा है उसकी पूजा करो ना, और जो नहीं दिख रहा है उसको मान लो, होगा कोई। हमारे पास समय नहीं है, अगर वो होगा तो बहुत बुद्धिमान होगा, और अगर वो बुद्धिमान होगा तो जो हम काम कर रहे हैं उसको देख के खुश हो रहा होगा, कि जो है उसकी तो रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो होगा, बुद्धिमान होगा, तो उसका वो तार्किक भी होगा, लॉजिक भी होगा, वो समझ भी रहा होगा कि अगर जो काम कर रहा हो तो अच्छा काम कर रहा है, उसके पास समय नहीं है, समय नहीं, वो अपना काम तो कर ही रहा है, और जब वो फिजिकल है नहीं तो उसको कुछ चाहिए भी नहीं। और अगर इस बात पे नाराज़ हो जाए तो फिर इसका मतलब वो तार्किक नहीं है, नाराज़ हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब मेरा कहने का है कि जो चीज़ें हैं उसको हमें मानना चाहिए। तो मैंने लास्ट मोमेंट में आपको क्या सिखाया कि आपके पेरेंट, आपके टीचर, आपके जो बड़े लोग हैं, जो भी बड़े हों, उनका अनुभव है आपसे ज़्यादा, वो सब आपके लिए अच्छे हैं, सबका आपको रिस्पेक्ट करना है, उनको दुख मत दो। ये मानवता है, और यही सही बात है, और यही सच्ची बात है दुनिया में। बाकी सब ढोंग है, क्योंकि जब हर जगह से हार जाते हैं तो कहीं जाके छिप जाते हैं, और जहाँ छिपते हैं वो केवल एक चादर होता है, नकली ढोंग का चादर होता है। तो बच्चों, ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम धीरे धीरे क्लास को भी बंद कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ भी रही है, और कुछ बात भी बताना ज़रूरी है कि आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, समय कहाँ लगना चाहिए ये ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। समय नहीं पता चला 2 घंटे लेके पूजा कर रहे हैं, भाई 2 घंटे पूजा करने की क्या ज़रूरत है? हम मना में नहीं कर रहा हूँ, आप करो, पूरे दिन भर करो, हम नहीं मना कर रहे हैं। हाँ, कोई काम नहीं है तो करो, अगर कोई काम नहीं है तो ऊबोगे, और ऊबोगे तो उल्टा पुल्टा काम करोगे, इससे अच्छा वही करो। तो जितने लोग ये सब काम करते हैं उनके पास देखो कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता, उनको देश से कोई मतलब नहीं होता है, देश की तरक्की होगी कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, देश को लूटा कैसे जाएगा इससे मतलब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी लॉस क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। अगर कोई मटेरियल अरेंज है और अगर उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे तो वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होगा। अब एनर्जी लॉस को हम कैसे समझाते हैं, इसको देखो आप। इधर की तरफ H है बच्चों, जो मैग्नेट बनाएगा वही H है, और जो मैग्नेट बन के आएगा उसकी फील्ड B है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था B0 प्लस B डैश, याद आ रहा है? अब ये B है और ये वही H है, वही H हमने लगाया था जो B0 बाई म्यू लिखा था, और यहाँ पे जो फील्ड आया था वो फील्ड ये है मटेरियल का। अब देखो कैसे ये हुआ था, अब कैसे बदला है, आपको कैसे समझा रहा हूँ उसे सुनो। जब आपने फील्ड लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो सब उस फील्ड फोर्स के प्रभाव में आने लगे, और वो सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होने लगे, और जब एक डायरेक्शन में होने लगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगी। और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगी तो इसका जो फील्ड है इस तरह से बढ़ने लगा।
इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऐसे है। देखो अभी तक बढ़ा है कैसे, लीनियर नहीं बढ़ा है, ध्यान देना, नॉन लीनियर बढ़ा है, ये सब ग्राफ पूछा जाता है। अब ये यहाँ तक बढ़ के आया है और ये मैक्सिमम हो गया, अब नहीं बढ़ेगा। और जब मैक्सिमम हो गया तो ये जो बी है ये सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन कंडीशन आ गया। अब आप कितना भी एच बढ़ा दो भाई, कितना भी बढ़ा दो, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो ही गए तब कितना भी फील्ड बढ़ा दो उतने ही इलेक्ट्रॉन और सब एक तरफ है, अब कोई फ़ायदा है, उतना ही रहेगा। तो ये मैक्सिमम आ गया। इसके बाद फिर अब ये क्या हुआ, मैग्नेट बन गया। ये मेटल क्या बन गया, मटेरियल क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब मैंने एच को घटाना शुरू किया क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना। तो एक बार फील्ड इधर होगा तो एक बार फील्ड जीरो होके उधर जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, डायरेक्शन बदलेगा ना करंट का। एक बार इधर है तो फील्ड इधर है, एक बार इधर हो जाएगा तो फील्ड उधर हो जाएगा, और बीच में जीरो हो जाएगा तो जीरो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अब एच का मान क्या हुआ, जो हमने फील्ड आई है फ्लक्स के चेंज होने के कारण, अब वो एच का मान धीरे धीरे घटने लगा, घटते 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 जीरो हो गया। बच्चों एच तो जीरो हो गया, एच तो जीरो हो गया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम नहीं हुए, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं हुए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए लेकिन कुछ अभी भी एक डायरेक्शन में हैं, इसलिए एच जीरो हो गया, एक्सटर्नल फील्ड ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बचा है। इसे हम लिखते हैं बी आर लिखा है। बी आर क्या है, रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। इसी को क्या कहते हैं, रिमेनेंस। रिमेनेंस मतलब रिमेनिंग फील्ड, ये रिमेनेंस है। अब थोड़ा और सुनो, अभी यहाँ पे बी का मान है लेकिन एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, फिर अल्टरनेटिंग है। अब फील्ड किधर जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में। अब एक्सटर्नल फील्ड उल्टे डायरेक्शन में जाने लगी, इधर जाने लगी। तो जब इधर जाने लगी तो ये जो फील्ड है धीरे धीरे ये जो एक डायरेक्शन में थे उसको उल्टा करेगा। जब उल्टा करेगा, अपने तरफ फोर्स लगाएगा तो ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। ये सब नॉन लीनियर है, कोई लीनियर नहीं होना चाहिए, ग्राफ में ध्यान देना है। ये जीरो हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, बी तो जीरो नहीं है, सॉरी एच तो जीरो नहीं है, लेकिन बी का मान जीरो हो गया। अब ये जो इतना है ना, इसे हम एच सी कहते हैं, एच सी को हम कहते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। एक कोरेसिविटी है, इसे कोरेसिविटी कहा जाता है कि बी का मान जीरो हुआ और एच सी नॉन जीरो और नेगेटिव साइड में, तो इसे कोरेसिविटी कहते हैं। अब देखो, अब नेगेटिव में फील्ड आप लगाए हो, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम हो गए, अभी भी फोर्स लगा है तो फोर्स क्या करेगा, इनको फिर रैंडम करेगा, फिर धीरे धीरे सैचुरेशन आ जाएगा, बढ़ेगा और फिर इसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। फिर सैचुरेशन आ गया, फिर हमने यही काम किया, फिर ऐसे आ गया। अब देखो ये क्या हुआ कि यहाँ से चला था, एक अल्टरनेटिंग लूप कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मटेरियल है वो यहाँ पे आया पर यहाँ तो नहीं आ पाया। इसका मतलब जो इतना मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो एरिया दिख रही है, ये एरिया क्या बता रहा है, लॉस इन एनर्जी। इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में। इसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। बच्चों ये टर्म ग्राफ नाम पता होना चाहिए बस। एरिया अंडर बी एच कर्व,
ये होता है लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अब जितना कम एरिया होगा उतना कम एनर्जी लॉस होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो हमें कैसा मटेरियल लेना चाहिए जिसका हिस्टेरेसिस कर्व बड़ा हो कि छोटा हो? छोटा हो। अब छोटा किसका होगा? सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन लेंगे, परमानेंट मैग्नेट लेंगे, स्टील लेंगे, निकिल लेंगे, कोबाल्ट लेंगे, तो उसका हिस्टेरेसिस कर्व बड़ा होगा। इसलिए हमें कैसा आयरन लेना चाहिए? सॉफ्ट। तो जब सॉफ्ट लेंगे तो हिस्टेरेसिस कर्व छोटा होगा, तो एनर्जी लॉस कम होगा। इसीलिए आयरन कोर सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। लोहे में जो कोर, इसमें पंखे में जो कोर लगा है सॉफ्ट होना चाहिए। हर जगह इंडक्शन जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे हमेशा कौन सा मटेरियल लेना चाहिए? जिसका हिस्टेरेसिस कर्व छोटा हो। हमेशा कैसा लेना चाहिए? सॉफ्ट लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या हुआ? समझ आ गया कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी कम खराब होगी, तो हमारा एनर्जी का लॉस कम होगा। तो बच्चों ये बात हो गई। अब एक ये बनाया मैंने, एक ये वाला बनाया मैंने, ये वाला। अब बताओ इसमें कौन सॉफ्ट आयरन है, कौन परमानेंट है? ये सॉफ्ट आयरन है और ये स्टील है। ये स्टील होगा, निकिल होगा, कोबाल्ट होगा, हार्ड आयरन होगा, कुछ भी लिख दो। ये मान लो स्टील है, निकिल है, कोबाल्ट है, दोनों लिख देता हूँ। निकिल, कोबाल्ट, आयरन। शाफ्ट हटा दिया जाए तो सबके लिए लिखा जा सकता है। आप इन्हीं तीनों को मिला देते तो स्टील हो जाता है। स्टील क्या होता है? निकिल, कोबाल्ट, आयरन को मिला दिया जाए। आपके गुरुजी लोग पढ़ाए होंगे इसको। स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं? निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज सबको मिला देते हैं। 2%, 1%, 0.2%, 28%, 22%, 12%, तो बन जाता है स्टील। तो स्टील बनाने के लिए ये काम करते हैं। अब इसमें तीनों में कोई हो सकता है, तीनों को मिला के भी हो सकता है। तो ये बच्चों ये वाला ज़्यादा लॉस होगा, इसमें कम लॉस होगा। अब देखो इसमें क्या है? लेस रिटेंटिविटी और लेस कोरेसिविटी, दोनों लेस होगा। कोरेसिविटी तो लेस रिटेंटिविटी, लेस कोरेसिविटी, इसे हम प्रेफर करेंगे, उसे प्रेफर नहीं करेंगे। आपका ये बात कंप्लीट हो गया। कौन सा बात हो गया? ट्रांसफार्मर और उसके एनर्जी लॉसेस। अब अगर इसके लॉस को कम करना है तो सीधा सा बात है कि हमें क्या करना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब टेम्परेचर बढ़ने ना दें तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। लास्ट लाइन इसे लिख लीजिए। टू मिनिमाइज पावर लॉस वी यूज आयल यूज़ करते हैं एज कूलेंट, इसे कूलेंट जैसा, और एयर एज कूलेंट। हम आयल भी यूज़ करते हैं और एयर भी यूज़ करते हैं। पुराने वाले जो ट्रांसफार्मर थे उसमें आयल भरा जाता था। आयल क्या होता है? हीट एब्जॉर्बर होता है, इसलिए सर पे लोग आयल लगाते भी हैं। हीट एब्जॉर्बर होता है। इसमें पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रोज़ शाम को आंवला का तेल लगाया करो या सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, वो ज़रूरी है, वो उसका असर होता है। पैर के तलुए में लगाओ, हेड पे लगाओ, आँख भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। सरसों का तेल, अगर ये सब चीज़ों को घर के
पेरेंट्स भी बताते रहते हैं और आप लोग फैशन में ये सब यूज़ नहीं करते हो, इसीलिए फ़ैशन देखने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। फैशन देखना है तो उसके लिए पहले बनो, तो सारा कुछ ज़माना आपसे चलेगा, तो ज़माना आपसे चलेगा तो उसके लिए अपने आप को तो मजबूत करो। नहीं पहले फैशन के चक्कर में चल गए, दूसरे के ज़माने में अपने को लगा दिए हैं। चलो अब इधर देखो, अब आयल एज कूलेंट। अब जो जिसमें आयल पड़ता था तो वो ट्रांसफार्मर देखो माचिस के डिब्बे जैसा होता था,